आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम में। हमारा खास कार्यक्रम है मुद्दे की बात दर्शकों के साथ, और आज इस कार्यक्रम में हम उपस्थित हुए हैं उस मुद्दे को लेकर जो कि बेहद ज़रूरी है, जिसका लंबे समय से सभी को इंतजार था, चाहे वो राजनेता हो या फिर आम आदमी। लोकतंत्र के महापर्व की हम बात कर रहे हैं और इस महापर्व की अब शुरुआत हो चुकी है। पहले चरण के चुनाव की जो प्रक्रिया है वो अब शुरू हो चुकी है। 18 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों की 91 लोकसभा सीटों पर चुनाव की प्रक्रिया होगी और इसको लेकर के तमाम जो दल हैं वो भी तैयार हैं। प्रशासन भी पूरी तरीके से चाक चौबंद व्यवस्था के साथ तैयार हो चुके हैं और इस पर नज़र रखे हुए हैं हमारे सहयोगी अभिलाष पांडे ने। बहुत बहुत स्वागत है अभिलाष जी आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। जिस तरीके से ये चुनावी माहौल है, यूपी की अगर बात करें तो वहाँ की 8 सीटें हैं, इसके अलावा केंद्र शासित प्रदेशों में भी चुनाव की प्रक्रिया है। इसके अलावा और भी अन्य, अगर बिहार की बात कर ले तो वहाँ की भी 4 सीटें हैं। ये जो तमाम जगह बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, मुझे लगता है कि इस बार थोड़ा सा माहौल बहुत अलग है शशि जी, क्योंकि साल 2014 और 2019 में बहुत फ़र्क है। 5 सालों का एक बड़ा अंतर है। बिल्कुल। दूसरी बात क्या है कि सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि कितनी जनता इस बार क्योंकि पहले चरण में वोट डाल रही है। क्या इलेक्शन कमीशन ने जो अपने आंकड़े बताए थे क्या उससे मेल खाते हैं, और कितने लोग किस तरह की लहर के साथ वोट देने जाएंगे, किस मन से जाएंगे, क्या उनके दिमाग में मुद्दे होंगे, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात क्या है कि पूरे देश की नजरें फिलहाल जो है मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश पे टिकी हुई है। बिल्कुल, क्योंकि सबसे बड़ी लोकसभा सीट है, 80 सीटें देने वाला उत्तर प्रदेश। और मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि अगर आपको दिल्ली तक पहुंचना है तो आपको उत्तर प्रदेश से गुजरना पड़ेगा। तो उत्तर प्रदेश की अग्नि परीक्षा जो है यहाँ पर जिसने निकाल ली, क्योंकि बहुत पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लगभग ऐसे इलाके हैं जिन पर आज मतदान होने हैं। सहारनपुर, बिजनौर का मैं आपको बता दूं कि बिजनौर में नसीमुद्दीन सिद्दीकी इस बार कांग्रेस के प्रत्याशी हैं। और नसीमुद्दीन सिद्दीकी इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि मायावती के एक समय खास कहे जाते थे, तो गठबंधन को बड़ी टक्कर भी दे सकते हैं। मेरठ, बागपत, गाजियाबाद और नोएडा की ये सीटें हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब अगर हम बात अभिलाष बिहार की कर ले, क्योंकि बिहार भी बहुत ही यहाँ पर ज़रूरी साबित हो सकता है। बिहार की जो 4 सीटें, औरंगाबाद, गया, नवादा और जमुई, ये जो 4 इलाके हैं नक्सल प्रभावित क्षेत्र माने जाते हैं ये इलाके। इन इलाकों में जो व्यवस्था है पूरी चाक चौबंद की गई है। अभिलाष, परिंदा भी पर न मार सके, इस तरीके की व्यवस्थाएं चुनाव आयोग की तरफ से की गई है। देखिए, व्यवस्था काफ़ी तगड़ी है, क्योंकि जो मेरे अभी लोगों से बात हुई वहाँ पर जो ग्राउंड जीरो पे लोग हैं, उन्होंने कहा कि फिलहाल व्यवस्था काफ़ी अच्छी की गई। क्योंकि अभी 2 दिन पहले ही छत्तीसगढ़ में जो बस्तर में जो हादसा हुआ है, जो बीजेपी विधायक की गाड़ी उड़ाई गई है, उसके बाद से वाकई में नक्सली बहुल इलाकों में यहाँ पर जो है लोगों का खासतौर पर ख्याल रखा जाए, क्योंकि नक्सलवाद का कोई चेहरा तो होता नहीं है। ये सिर्फ गरीबी के नाम पर क्या करते हैं ये इनकी सोच से पार चला जाता है। क्योंकि जो विधायक जो खत्म हुए उनके साथ साथ 5 जवानों की भी इन्होंने जिंदगी जो है वो बहुत ही दुखद घटना है। तो कहीं ना कहीं आज जिस हिसाब से चाक चौबंद करके सारी चीज़ों की व्यवस्था की गई है, इम्पॉर्टेंट ये है कि लोगों के जहन में क्या है, क्योंकि बिहार की राजनीति भी इस बार काफ़ी अलग है। 17 और 6 के रेशियो में एनडीए लड़ रही है। आरजेडी में आपको भी पता है तेज प्रताप और तेजस्वी जो जिस तरह से भिड़े हैं आपस में, उसके बाद आरजेडी को क्या सपोर्ट है, क्या इमोशनल सपोर्ट मिलेगा लालू के जाने का, क्योंकि लालू की जो वो थी, उन्होंने जो पिटीशन डाली थी कि भैया मुझे रिहा किया जाए, वो खारिज कर दी गई है। तो ये सारी चीज़ें जो है ये समीकरण समझने पड़ेंगे, समीकरण देखने पड़ेंगे। और शहनवाज का भी मामला है, इधर कन्हैया भी चुनावी मैदान में उतरे। कन्हैया कुमार का मुझे लगता है शशि जी की कन्हैया कुमार इस बार कुछ करेंगे, क्योंकि गिरिराज सिंह के खिलाफ सीधा बड़ा मुकाबला है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि गिरिराज सिंह हारेंगे, लेकिन जिस तरह से उन्होंने अपनी रैली में कहा था, अतिथि बता दिया यहाँ पर साफ तौर पर गिरिराज सिंह को, क्योंकि एक तरह से बाहरी करार दे दिया गया। और जिस तरह से युवा सपोर्ट है कन्हैया कुमार को, प्लस नरेंद्र मोदी के लिए भी उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि जिससे जो कराना है आप कर लीजिए, मैं आपसे नहीं डरता हूँ। तो इस तरह की चीज़ें जब वो कोई बयान देता है, कोई खुल के कहता है, और उनको वो खुद ये बात कहते हैं कि मुझे सब कहने की इजाज़त मेरा संविधान देता है, तो संविधान के हिसाब से चीज़ें जो है वो करना चाहते हैं। और थोड़ा बहुत तानाशाही रवैया हमने पिछले 5 सालों में भारतीय जनता पार्टी का भी देखा है शशि जी, चाहे वो आपकी नोटबंदी हो या फिर आप जीएसटी की बात कर लें, या फिर कई ऐसी योजनाएं हैं जो थोपी गई हैं। देखिए, आप बहुमत के साथ थे, अभी भी आपने मैनिफेस्टो में ये कहा कि कश्मीर में हम 370 खत्म कर देंगे और ख़त्म कर देंगे। आप जब बहुमत के साथ आ चुके हो 2014 में, उसके बाद अगर आप नहीं ख़त्म कर पाए, तो आपको भी पता है या फिर हम भी जानते हैं कि अगर 2019 जीतेंगे भी, भारतीय जनता पार्टी जीतती भी है, वैसे कांटे की टक्कर है, लेकिन अगर जीतती भी है तो इस बहुमत के साथ तो नहीं जीतेगी जो साल 2014 में जीती। एक चीज़ और निकल कर सामने आई है कि
इस बार जो सबसे ज़्यादा प्रत्याशी हैं वो उद्योगपति या फिर बड़े कारोबारी हैं, और वो ऐसा इसलिए है क्योंकि आंध्र की जो 25 सीटें हैं उसकी वजह से है। यहाँ पर कारोबारी और उद्योगपति सबसे ज़्यादा है। अकेले आंध्र में तेदेपा ने 11 और YSRC ने 10 ऐसे उम्मीदवारों को टिकट दी है जो बड़े उद्योगपति और कारोबारी हैं। इसके अलावा अगर हम परिवारवाद की बात कर लेते हैं अभिलाष, तो परिवारवाद में बीजेपी की तरफ से 5 और कांग्रेस ने 4 टिकट परिवारवाद के आधार पर दिए हैं। ऐसे में ये बड़ा सवाल है कि क्या ये भी एक फैक्टर हो सकता है, क्योंकि परिवारवाद को लेकर अक्सर ये बीजेपी की तरफ से भी बयान मिलते रहे हैं कि कांग्रेस परिवारवाद कर रही है, तो फिर इधर से एक बार फिर से कांग्रेस ने भी पलटवार किया, लेकिन संख्या तो यहाँ बीजेपी की भी ज़्यादा लग रही है। अब देखिए अलग अलग तरीके से अलग अलग सोचना होता है। देखिए शशि जी, मैं तो ये मानता हूँ क्योंकि राजनीति में जब आप एक बार एंटर कर जाते हो तो कुछ भी सही गलत नहीं होता है, सारे समीकरण बदल जाते हैं। ना भाई भाई का होता है, ना बेटा जो है अपने पिता का होता है। ये सारी चीज़ें हमने हमारे हिंदुस्तान की राजनीति में तो देख ली है। लेकिन ये आश्चर्यजनक है कि पहले चरण में सबसे ज़्यादा करोड़पति हैं। बिल्कुल, अब करोड़पति लोग हैं, उनके पास पैसा है, टिकट मिल गया है, चुनावी घमासान में लड़ रहे हैं। फैक्ट ये मैटर करता है कि आप लोगों के बारे में क्या सोच रहे हैं, आप लोगों के मुद्दों को किस तरह से रख रहे हैं। लोग आपको उस हिसाब से वोट करेंगे। और मेरा ये मानना है, स्पेशली उत्तर प्रदेश और बिहार में जो वोटिंग होनी है, कि आप जो सही है आप उसे चुनें। ये नहीं कि भैया ये यादव है तो मैं यादव को वोट करूंगा, ये पांडे, अगर मैं अभिलाष पांडे हूं तो मैं किसी पंडित को वोट करूंगा। मैं ये चीज़ नहीं चाहता। देखिए हमारा हिंदुस्तान, जिसे हम आधुनिक विकास की बात करते हैं, नए हिंदुस्तान की बात करते हैं, नया हिंदुस्तान तभी मुकम्मल है या नया हिंदुस्तान तभी अच्छे तरीके से बन पाएगा जब नए हिंदुस्तान के नागरिक की सोच ये रहेगी कि जो सही है मैं उसे चुनूंगा। चलिए अभिलाष जी, अगर हम अपने दर्शकों को थोड़ी सी और जानकारी दे देते हैं कि पहले चरण में आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, उत्तराखंड, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम और तेलंगाना की सभी लोकसभा सीटों के लिए मतदान की प्रक्रिया जो है वो चल रही है। और इस दरमियान बहुत ही व्यवस्था चाक चौबंद की गई है। चारों तरफ जहाँ जहाँ भी ये 91 सीटें पड़ रही हैं उन तमाम जगहों पर बहुत ही चाक चौबंद व्यवस्था है, क्योंकि वो पहले वाली बात नहीं रही कि बूथ को ही लूट लिया, कैप्चरिंग कर ली। अब व्यवस्था बहुत टाइट है और इस दरमियान आदर्श बूथ की भी स्थापना की जाती है। आपने देखा होगा कि जब मतदाता वहाँ पहुँचते हैं तो उनके लिए बेहतर व्यवस्था होता कि वो पहुँचे वहाँ पर। आदर्श बूथ में पीने के लिए पानी, बच्चों के लिए दूध, चाय, कॉफ़ी, सब चीज़ की व्यवस्था होती है। तो उम्मीद है कि बेहतर उम्मीदों के साथ हमारे जो मतदाता है वो अपने घरों से निकले और अपने मताधिकार का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करें अभिलाष, क्योंकि एक एक वोट बहुत कीमती है। अभिलाष, मुझे लगता है, देखिए मैं एक सज्जन से मिला था बीती शाम। उन सज्जन से मेरी बात हुई तो उन्होंने ऐसे ही कहा कि भैया आप मीडिया में काम करते हैं, आप हमें बताएं कि कौन इस बार सत्ता में आएगा और कौन जीतेगा। मैंने कहा भैया अभी बताना तो मुश्किल है, लेकिन लहर के हिसाब से अगर आप देखें तो 2019 में इस बार कांटे की टक्कर है। लेकिन उन्होंने कहा कि भैया ईवीएम का बड़ा मसला है और ईवीएम में गड़बड़ी तो होगी, कहीं कहीं पे गड़बड़ी की भी सूचनाएं मिलती हैं। गड़बड़ी की सूचनाएं मिलती हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, मैंने उनको एक ही बात कही, मैंने कहा अगर ईवीएम में गड़बड़ी होती तो मध्य प्रदेश और राजस्थान बीजेपी के हाथ से नहीं जाता। उसके बाद ना कांग्रेस की तरफ से आवाज़ उठी, ना आम आदमी पार्टी की तरफ से आवाज़ उठी कि भैया ईवीएम में दिक्कत थी, बीजेपी उठा नहीं सकती। तो ये सारी चीजें, इन समीकरणों को हटा दिया जाए। अगर आप एक लोकतंत्र का हिस्सा हैं, आप एक पॉलिटिकल सिस्टम का पार्ट हैं, आप इस देश के नागरिक हैं, तो आपको चुनाव आयोग पर भरोसा करना पड़ेगा। और चुनाव आयोग की भी ये जिम्मेदारी बनती है कि भैया आप जो हैं वो सही तरीके से लोगों ने जो वोट डाले हैं, लोगों ने क्या फैसला दिया है, आप उसको सही तरीके से पेश करें। बिल्कुल, और लोगों की ये जिम्मेवारी है कि उनके क्षेत्र में क्या कमी रही है या फिर क्या नाराजगी है, जो कुछ भी है वो अगर उसका शॉर्ट आउट नहीं कर सकते हैं तो फिर उनके पास एक और ऑप्शन है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या चुनेंगे। तो मुद्दे की बात जो हम कर रहे हैं वो ये है कि एक एक वोट ज़रूरी है और आप अपने मताधिकार का प्रयोग ज़रूर करें। इस तरीके से अभिलाष, वोटिंग में आप अक्सर देखते हैं कि लोगों में एक हड़बड़ी सी हो जाती है। अगर किसी बूथ पे अगर खबर आती है कि वहाँ का ईवीएम मशीन ख़राब हो गया और उसके बाद हंगामा शुरू हो जाता है, तो लोगों से क्या आप अपील करना चाहेंगे इस दरमियान? देखिए मुझे लगता है कि आप पहले अपने इलाकों का देखें कि आपके यहाँ क्या वोटिंग है। मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि हमारे यहाँ हम सेना का मुद्दा मोदी जी ने उठा दिया कि नहीं भैया हमने पुलवामा में शहीदों के लिए ये किया आपने। हम मानते हैं हमारे लिए भी सेना उतनी सर्वोपरि है, हम भी उतने देशभक्त हैं जितना हमारे लिए हमारी इंडियन आर्मी करती है। ठीक है, तभी हम शायद अपने घरों में सुकून से बैठे हुए हैं। लेकिन
सबसे बड़ी बात क्या है कि आप अपने मुद्दों को भी समझें। अगर एक जवान वहाँ पर जाता है, हमारे लिए कोशिश करता है, तो वो अनाज भी एक्सपेक्ट करता है, जो हम काम करते हैं वो पैसा भी एक्सपेक्ट करता है, और ये हमारा काम है एज ए नागरिक का, हमें इन चीज़ों पर ध्यान देना होगा और इसके लिए हमें अपने सही मुद्दे समझने पड़ेंगे। जो मुद्दा सही है, आपके इलाके का क्या मुद्दा है, आप उसे देखिए, आपका उम्मीदवार कौन है आप उसे देखिए। शायद अगर आपका हर नागरिक की सोच ये हो जाएगी, अब 60-70% की भी सोच ये हो जाएगी, तो आप एक अच्छा नेता चुन पाएंगे और आप एक अच्छा विकास कर पाएंगे। बहुत शुक्रिया अभिलाष जी इस मुद्दे में जुड़ने के लिए और इतनी ज़्यादा जानकारी देने के लिए। हमारे दर्शकों को उम्मीद है, दर्शकों को बहुत ही लाभ मिलेगा इन तमाम जानकारियों का, तो आप अपने मताधिकार का ज़रूर प्रयोग करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने घरों से निकलें ताकि लोगों तक पहुंच सके, वहां तक पहुंच के बूथों तक जाकर अपने अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकें। इसी के साथ ही हमारे खास कार्यक्रम मुद्दे की बात दर्शकों के साथ में इतना ही। दीजिए इजाज़त, नमस्कार।